हेलो दोस्तों, जीएस पढ़ो आईएएस बनो के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। सो सिग्निफिकेंस को हम समझने वाले हैं। हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है महत्व प्राचीन भारतीय इतिहास का, जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है उसका क्या महत्व है। आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और इसको हम एक एक करके एक एक लाइन करके, ये हमारी आर.एस. शर्मा की बुक है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, तो आप एक एक करके देखेंगे यहाँ पे। ओके, सो लेट मी जस्ट स्टार्ट इट। कहता है कि द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजंस, कि प्राचीन भारतीय इतिहास एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की जो अध्ययन है, जो स्टडी है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है बहुत सारे कारणों से, फॉर सेवरल रीजंस। इट टेल्स अस हाउ, व्हेन एंड वेयर पीपल डेवलप्ड द अर्लीस्ट कल्चर इन इंडिया, how they began undertaking agriculture and stock raising which made life secure and settled। इससे हमें जानकारी मिलती है कि भारत में प्राचीनतम संस्कृति, जो अर्लीस्ट कल्चर की बात की जाती है, प्राचीनतम अर्लीस्ट कल्चर की बात की जाती है, का विकास, का डेवलपमेंट, वेयर पीपल डेवलप द अर्लीस्ट कल्चर। शो लोगों ने कब किया, कैसे किया, कब किया, व्हेन, हाउ, दैट इज कैसे किया, एंड कहां पर किया, कैसे। उस केवल इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी जानने का प्रयास किया हाउ दे बिगेन, यानी कि कैसे उन्होंने कृषि की शुरुआत की, यानी एग्रीकल्चर को की शुरुआत की। बिगेन अंडरटेकिंग एग्रीकल्चर, शुरुआत की। और उन्होंने संग्रह करने की प्रवृत्ति को विकसित कर जीवन यापन को, रेजिंग विच मेड लाइफ सिक्योर एंड सेटल्ड, जीवन यापन को सुरक्षित और व्यवस्थित किया। सो ये आपके पॉइंट्स हैं। ये कहता है कि स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजंस, यानी कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की जो अध्ययन है वो महत्वपूर्ण है बहुत सारे कारणों से। ये हमें जानकारी देता है कि कैसे, कब और कहां लोगों ने अर्लीस्ट कल्चर, जो भारत की अर्लीस्ट कल्चर है, उसको लोगों ने कैसे, कब और कहां डेवलप किया। और उन्होंने कैसे खेती की शुरुआत की, दे स्टार्टेड और बिगेन अंडरटेकिंग एग्रीकल्चर, और कैसे उन्होंने संग्रह का ज्ञान अर्जित किया, और संग्रह का ज्ञान अर्जित करके उन्होंने एक सिक्योर, एक सुरक्षित और सेटल्ड यानी सुव्यवस्थित जीवन यापन की शुरुआत की। इट शोज हाउ द एंशिएंट इंडियंस डिस्कवर्ड एंड यूटिलाइज्ड नेचुरल रिसोर्सेस। ये हमें इस बात को भी दिखाता है कि कैसे जो प्राचीन समय में भारतीय थे, उन्होंने प्राकृतिक यानी कि नेचुरल रिसोर्सेस का पता लगाया, एंड हाउ दे क्रिएटेड द मीन्स फॉर देयर लिवलीहुड, और उनके इस्तेमाल से जीवन यापनों के साधनों का निर्माण किया। लिवलीहुड मीन्स जीवन यापन, एंड मीन्स साधन। सो उससे उस बात का भी पता चलता है कि कैसे जो प्राचीन भारतीय समाज के लोग थे, उन्होंने डिस्कवर भी किया, ढूंढा भी, और यूटिलाइज भी किया। गॉट द पॉइंट। सो इससे पता चलता है, इससे हमें इस बात की भी जानकारी मिलती है कि किस तरह से प्राचीन भारतीय समय में भारतीयों ने, किस तरह से एंशिएंट टाइम्स में इंडियंस ने नेचुरल रिसोर्सेस की जानकारी हासिल की, पता लगाया, और उनके इस्तेमाल से लिवलीहुड के मीन्स को क्रिएट किया। गॉट द पॉइंट। We get an idea of how the ancient inhabitants made arrangements for food.
तो इससे यह भी हमें पता चलता है कि जो एंशिएंट इंडियंस थे, जो एंशिएंट इनहैबिटेंट्स थे, गॉट द पॉइंट, ने फूड यानी कि भोजन, शेल्टर यानी कि आश्रय जो रहेंगे जहां पे, तथा यातायात के साधनों का इंतजाम किया। तो कैसे इन्होंने भोजन करने के, रहने के यानी शेल्टर का, एंड ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात, ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स का, क्लियर, कैसे उन्होंने शुरू किया, एंड लर्न हाउ दे टुक टू फार्मिंग, और का इंतजाम कैसे किया। इसके अलावे फार्मिंग यानी खेती, स्पिनिंग मतलब कताई, बुनाई, स्पिनिंग मतलब बुनाई होती है, एंड वीविंग मतलब कताई, और धातु निर्माण यानी मेटल वर्किंग। वीविंग, स्पिनिंग जो होता है ना, वो जो आप कुम्हार का काम देखते हैं, आप जो पॉटरी बनाते हैं उसको स्पिनिंग कहते हैं। वीविंग दर्जी के काम को कहते हैं। जनरली पहले के केस में ये जैसे आपका कपड़ा बुना जाता था तो उसको वीविंग कहते हैं, वीवर्स कहा जाता था। एंड द लाइक हाउ दे क्लियर्ड फॉरेस्ट्स, फाउंडेड विलेजेस, cities and eventually large kingdoms. So ऐसे ही नहीं बल्कि वनों को काटकर गांव, शहर और इवेंचुअली साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार की, तो इन सब चीजों की जानकारी हमें मिलती है इन आवर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। Now let me see the next one. People are not considered civilized unless they know how to write. कहता है कि लोगों को दरअसल तब तक सभ्य नहीं माना जाता जब तक वे लिखने की कला नहीं जान जाते। क्लियर? द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग प्रिवेलेंट इन इंडिया टुडे आर ऑल डिराइव्ड फ्रॉम द एंशिएंट स्क्रिप्ट्स। आज भारत में जो राइटिंग की जितनी भी आपको जितने भी काइंड्स दिखाई देते हैं, क्लियर, सो जितने भी प्रिवेल्ड हैं, डिफरेंट फॉर्म्स जो आपको दिखाई देते हैं, सब की सब, ऑल, दे आर ऑल, क्लियर, सब के सब जो एंशिएंट स्क्रिप्ट थी, एंशिएंट स्क्रिप्ट जो थी उसी से विकसित हुई है। सो इट इज सेइंग दैट पीपल आर the different forms of writing that is at this time prevalent in India today are all derived from the ancient scripts. Got the point? This is also true of the languages that we speak today. Yes, वर्तमान समय में प्रचलित भाषाओं के लिए भी, लैंग्वेजेस के लिए भी यह सत्य है। The language we use, जो लैंग्वेज आजकल हम लोग यूज करते हैं, हैव रूट्स इन एंशिएंट टाइम्स, उनके जड़, उनके मूल संबंध एंशिएंट टाइम यानी प्राचीन काल से, एंड हैव डेवलप्ड थ्रू द एजेस, और वह कई सदियों में, सदी मतलब एजेस, कई सदियों में विकसित हुए। गॉट द पॉइंट? तो ये आपके प्राचीन भारत के इतिहास हैं। नाउ लेट मी जस्ट come to the next one. The next topic that we have to study in it is unity in diversity. ये कहता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, डाइवर्सिटी मीन्स वेरासिटी एंड यूनिटी मीन्स यूनिफिकेशन। So unity in diversity, how unity in diversity can be understood, just see here. कहता है कि ancient Indian history is interesting because many races and tribes intermingled in early India. विभिन्न रेस यानी विभिन्न प्रजाति, many races, and tribes यानी जनजाति, समूह के
पारस्परिक जुड़ाव, इंटरमिंगलिंग, पारस्परिक जुड़ाव की गाथा के कारण, क्लियर, गाथा के कारण प्राचीन भारतीय इतिहास जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है वो इंटरेस्टिंग हो जाता। गॉट द पॉइंट्स। तो ये आपके जो हैं, कहता है कि द प्री आर्यंस, जो आर्यन के, जिसको पूर्ववर्ती आर्यन कहते हैं, आर्यों के पहले जो आए हुए थे, द इंडो आर्यन, द ग्रीक्स, द सिथियंस, द हुन्स, द तुर्क्स एंड द अदर्स, और दूसरे ने भारत को अपना घर बनाया। और हर जनजातीय समूह, ईच इथनिक ग्रुप कंट्रीब्यूटेड, अपनी शक्ति का, अपने सामर्थ्य का योगदान दिया। क्लियर, टू द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोशल सिस्टम। क्लियर, जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था है, जो इंडियन सोशल सिस्टम है, उसमें यहाँ की जो कला है और आर्किटेक्चर, यानी कि कला एंड शिल्प है, या यहाँ की लैंग्वेज और लिटरेचर है, इनमें हर किसी ने, हर जनजातीय समूह ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था जो इंडियन सोशल सिस्टम है, कला एवं शिल्प एवं भाषा एवं साहित्य के विकास में, आदि के विकास में अपना योगदान दिया। टू द इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन सोशल सिस्टम, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ऑल दिस पीपल, ये सारे लोग और उनके कल्चरल ट्रेट्स एंड देयर कल्चरल ट्रेट्स कमिंगल्ड सो इनएक्सट्रिकेबली, ये गुथे हुए हैं। कमिंगल मतलब इतने अच्छे से नीट, KNIT, नीट बंधे हुए हैं, सो इनएक्सट्रिकेबली, इस तरीके से बंधे हुए हैं। गॉट द पॉइंट, that currently at this time they cannot be clearly identified in their original form। यहां पे cannot be लिखा जाएगा, ठीक है, यहां पे मिसप्रिंटिंग। they cannot be clearly identified in their original form। जैसे आज आपको कभी कभी शक होता होगा कि हिंदू और मुसलमान क्या अलग अलग हैं, क्योंकि आप जिस शंख को हिंदू में ये मानते हैं कि शंख हमारे लिए एक शुभ का द्योतक होता है, शुभ को शो करता है, उसी तरीके से इस्लाम में भी शंख का काफी अच्छा प्रभाव होता है, अच्छा महत्व होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों कल्चर सेम है, बल्कि ये इतने अच्छे से कमिंगल्ड हो गए हैं, ये इतने इनएक्सट्रिकेबली कमिंगल्ड हो गए हैं कि इनको अलग अलग करना ही मुश्किल है। तो यही कही जा रही है कि आज भी इनकी मौलिकता की पहचान स्पष्ट रूप में की जा सकती है। गॉट द पॉइंट। सो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, कहता है कि ये सारे लोग और इनकी संस्कृतियों के लक्षण इस तरह गुथे हुए हैं कि आज भी इनकी मौलिकता की पहचान स्पष्ट रूप में की जा सकती है। That currently they can be clearly identified in their original form। Clear? अब आते हैं नेक्स्ट पे। कहता है कि a remarkable feature of ancient Indian culture has been the commingling of cultural element from the north and south and from the east and west। कहता है कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक के सांस्कृतिक तत्वों का सम्मिलन, जो कमिंगलिंग है, प्राचीन भारतीय संस्कृति की, जो एंशिएंट इंडियन कल्चर है, उसकी एक खास विशेषता है, एक रिमार्केबल फीचर। गॉट द पॉइंट। द आर्यन एलिमेंट्स आर इक्वेटेड विद द वैदिक एंड पुराणिक कल्चर। जो आर्यन एलिमेंट्स हैं, आर्यों के उत्तर में, ऑफ द नॉर्थ एंड द प्री आर्यन विद द द्रविडियन एंड तमिल कल्चर ऑफ द साउथ। कहता है कि आर्यों को उत्तर में वैदिक एवं पौराणिक संस्कृति तथा आर्यों से पहले की संस्कृति को दक्षिण के द्रविड़ एवं तमिल संस्कृति से जोड़कर देखा जाता है।
मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो आर्य जो है उनको उत्तर में, मतलब नॉर्थ साइड में, यानी कि जो हम दिल्ली वाले लोग हैं उनके साइड में, दिल्ली, यूपी, बिहार, इन चीजों यहाँ पे वैदिक एवं पौराणिक संस्कृति, जो आपके वैदिक कल्चर था और जो आपके पुरानिक कल्चर था, वैदिक और पुरानिक कल्चर से जोड़कर देखा जाता है जो आर्य हैं उनको। लेकिन जो प्री आर्यन है तथा जो आर्य से पहले की संस्कृति थी ना, प्री आर्यन कल्चर जिसकी बात करते हैं हम लोग, आर्यन कल्चर को मानते हैं, और प्री आर्यन कल्चर को दक्षिण के जो द्रविड़ हैं, द्रविडियन कल्चर जो था, या दक्षिण के जो तमिल कल्चर के हैं, जो साउथ का है, उससे जोड़कर देखा जाता है। यानी कि हम लोगों के कल्चर को आप आर्य उसको कहते हैं जो रामायण से रिलेटेड है, तो आर्यन कल्चर के लोगों को हमारे जैसे कि वैदिक कल्चर या पुरानिक कल्चर से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन जो कि नॉर्थ साइड में है, नॉर्थ साइड के इस कल्चर से देखा जाता है जोड़कर, जबकि जो प्री आर्यन है, जो उससे पहले की जो कल्चर थी, उसको द्रविडियन कल्चर या तमिल कल्चर जो साउथ इंडिया का है उससे जोड़ करके देखा जाता है। हाउएवर मेनी मुंडा, द्रविडियन एंड अदर नॉन संस्कृतिक टर्म्स अकर इन द वैदिक टेक्स्ट्स ascribed to 1500 to 500 BC। हालांकि ईसा पूर्व 1500 ईस्वी से 500 के वैदिक ग्रंथों में मुंडा, द्रविड़ और कई संस्कृत इतर शब्द भी पाए जाते हैं। कहा जाता है कि दो ये बातें सच है कि नॉर्थ साइड में जो वैदिक कल्चर है, जो पुरानिक कल्चर है, जो आर्य हैं, उनको वैदिक और पुरानिक कल्चर से जोड़कर देखा जाता है, और जो प्री आर्यन थे, प्री आर्यन कल्चर था, उसको द्रविडियन और तमिल कल्चर जो साउथ इंडिया का है उससे जोड़कर देखा जाता है। लेकिन हालांकि बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि मुंडा, बहुत सारे मुंडा शब्द, द्रविडियन शब्द या और अदर नॉन सांस्कृतिक टर्म्स जो हैं, वो जो 1500 से 500 ईस्वी में आपके वैदिक ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें ये सब शब्द भी पाए जाते हैं। दे इंडिकेट आइडियाज institutions, products and settlements associated with the peninsular and non-Vedic India। कहा जाता है कि यह शब्द प्रायद्वीपीय और गैर वैदिक भारत से संबंधित विचार, संस्था, उत्पाद और अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं। मतलब ये जो शब्द हैं ये कहते हैं कि प्रायद्वीपीय यानी कि पेनिनसुलर एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी कि कहता है कि ये जो शब्द हैं, ये जो शब्द अभी हमने कहा मुंडा, द्रविड़, संस्कृतर, ये शब्द प्रायद्वीपीय और गैर वैदिक, नॉन वैदिक इंडिया, ये शब्द प्रायद्वीपीय और गैर वैदिक भारत से संबंधित विचार से संबंधित, गैर वैदिक भारत से संबंधित विचार, संस्था और उत्पाद और अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं। यानी ये कहना चाहते हैं कि जो पेनिनसुलर इंडिया है और जो नॉन वैदिक इंडिया है, ये जो शब्द आपने देखे अभी, क्या मुंडा, द्रविडियन, नॉन सांस्कृतिक टर्म्स जो एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, जो कि वैदिक ग्रंथों में दिख रहे हैं, वो कहता है कि इस बात की ओर ये इशारा करता है, गॉट द पॉइंट, ये इंडिकेट करता है कि ऐसा विचार, ऐसी संस्था, ऐसा प्रोडक्ट यानी ऐसा उत्पाद और ऐसे सेटलमेंट्स थे इस इंडिया में, इस जगह पे, जो प्रायद्वीपीय थे, जो पेनिनसुलर थे और नॉन वैदिक थे, उनके अस्तित्व की ओर इंडिकेट करता है ये शब्द सब जो हमारे वेदों में लिखे गए हैं। सिमिलरली, गॉट माय पॉइंट, इसी तरीके से मेनी पाली एंड संस्कृत टर्म signifying ideas and institutions developed in Gangetic plains।